नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जम्मू के सीमावर्ती गांव माकवाल में आयोजित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सीमा गांव देश की पहली रक्षा पंक्ति है और यहाँ के निवासी भारत का पहला चेहरा। उन्होंने कहा कि सीमा पर रहने वाले लोग साहस, त्याग और धैर्य के प्रतीक है और सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी परिवार को योजनाओं से वंचित न रखा जाए और हर जरूरत पर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाए। उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार के वादों और जमीन पर मिलने वाले लाभ के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए। उन्होंने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत माकवाल समेत अन्य सीमा गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। उपराज्यपाल ने कहा कि पिछले वर्षों में सड़क, बिजली और संचार सुविधाओं में तेजी से सुधार हुआ, जिससे गांव की स्थिति बदली है। उन्होंने युवाओं के लिए स्वरोजगार, महिला समूहों को सशक्त बनाने और किसानों को बेहतर संसाधन उपलब्ध करवाने का आश्वासन भी दिया। जैसा अभी प्रधानमंत्री जी को आपने सुना, देश का आखिरी गांव नहीं, देश का पहला गांव जम्मू कश्मीर प्रशासन से मान रहा है और देश के पहले गांव में जीवन यापन, यहाँ के परिवार की समृद्धि और हर दिन अपने अस्तित्व को दांव पर लगाकर राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र रक्षा में यहाँ के नागरिकों ने अत्यंत ही साहसिक कार्य पिछले अनेक वर्षों से किया। आपका हर पल त्याग, समर्पण है और देशभक्ति का सबसे सशक्त प्रतीक है। माकवाल देश की पहली रक्षा पक्ति है और यहाँ के हमारे भाई बहन युवा साथी वो पहला चेहरा है जिसे कोई भी बाहरी व्यक्ति इस देश के रूप में देखता है। आप न केवल साहस में, त्याग में, धैर्य में सर्वप्रथम है, बल्कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में भी आप सबसे ऊपर हैं। जोगी एक कवि ने लिखा भी, सीमा से खड़े रहंदे हो कोना के सानू पत्थर के कितना प्यार तो शांति नाल नवा इतिहास सजाओगे। जो सीमा पर डटे हैं हम सबको उन पर गर्व है तथा उसी ताकत, उसी एकता, प्रेम और शांति के साथ इनके साथ मिलकर हम नया इतिहास भी रचेंगे। आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि आवे तो जम्मू कश्मीर प्रशासन का एक प्रयास है और कोई प्रयास नहीं है इसे जमीन पर उतारने का एक संकल्प भी। एक संकल्प है, एक ऐसा संकल्प जो भारत सरकार की नीति, नियत और कार्यान्वयन तीनों से जुड़ा हुआ। आज इस सार्वजनिक सभा के माध्यम से मैं इस संकल्प को अपने प्रशासन के वरिष्ठ सहयोगियों के साथ मिलकर जमीनी हकीकत में बदलने की बात करना चाहता हूँ। माकवाल गांव में हर सरकारी योजना का 100% लाभ सुनिश्चित करना, 90% नहीं, 95% नहीं, बल्कि 100% सरकारी योजना हर पात्र व्यक्ति तक, हर घर तक, हर परिवार तक पहुंचे, ये सुनिश्चित किया जाए। अगर गांव में सम्मानित बुजुर्ग पेंशन के हकदार हैं तो उन्हें पेंशन मिलनी ही चाहिए। उन्हें इसके लिए बार बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े, ये सुनिश्चित करना मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में आगामी जनगणना को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशन अमित शर्मा ने जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जनगणना 2 चरणों में कराई जाएगी। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग का कार्य 1 जून से शुरू होकर 30 जून तक चलेगा, जिसमें सभी घरों और भवनों का विवरण एकत्र किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में जनसंख्या की वास्तविक गणना की जाएगी, जो इसी वर्ष सितंबर में शुरू होगी। इस प्रक्रिया के तहत प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ी आवश्यक जानकारी दर्ज की जाएगी, जिससे विकास योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी। प्रशासन ने जनगणना कार्य को सुचारू और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया है। लोगों से अपील की गई है कि वे इस महत्वपूर्ण राष्ट्र कार्य में सहयोग करें।
जहां तक सेंसस का फर्स्ट फेज है, ये 1 जून से 30 जून के बीच हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन जो हमारा शुरू हो रहा है, हाउसिंग एंड हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन बोला जाता है, जिसमें 33 प्रश्न है ऑलरेडी नोटिफाई हो चुके हैं और उन 33 प्रश्नों के हम अपने एन्यूमरेटर सुपरवाइजर्स को कहें, उनको पूरी एक डायरेक्शंस रहेंगी कि वो जाकर घर घर में ये डेटा कलेक्ट करेंगे और लोगों से वो डेटा लेकर हमारे सर्वर्स में डायरेक्टली उसकी एंट्री हो जाएगी और उसमें एक सेल्फ एन्यूमरेशन की विंडो भी खुलेगी जो 15 दिन पहले खुलेगी, यानी कि 17 मई से 31 मई तक वो विंडो खुलेगी एचएलओ के लिए। और इस विंडो के दौरान लोगों को खुद से सेल्फ एन्यूमरेट अपना डेटा खुद भरने की स्वेच्छा से एक वो फैसिलिटी दी जाएगी जो अपने मोबाइल के थ्रू रजिस्टर होकर करवा सकते हैं। बहुत से राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में ये शुरू भी हो गया है और वहां पे वहां के मुख्यमंत्रीगण या गवर्नर साहिबान उन्होंने ऑलरेडी ये भर भी दिया है एज फर्स्ट सिटीजन। तो ये बड़े पॉजिटिव इसके रिस्पांस आ रहे हैं और मेरे को लगता है सेल्फ एन्यूमरेशन जो एचएलओ की है उसमें लोगों को भरपूर तरीके से शिरकत करनी चाहिए। ऑनलाइन इसकी एक ऐप है, सेल्फ एन्यूमरेशन ऐप है, उस पर जाकर सिंपली आपने, जैसे आप बाकी जगह रजिस्टर होते हैं बैंक अकाउंट के लिए, ट्रेन की टिकट के लिए, वैसे ही सिंपली आपने सब प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सेकंड फेज की शुरुआत सितंबर में होगी। सितंबर 2026 में स्नो बाउंड एरियाज में होगी, पॉपुलेशन एन्यूमरेशन फेज है, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेज रहता है। और जो नॉन स्नो बाउंड प्लेन एरियाज हैं वो फरवरी 27 में की जाएगी। प्लेन एरियाज में पूरे भारतवर्ष और जम्मू कश्मीर के प्लेन एरियाज में भी की जाएगी। ये जम्मू कश्मीर से मोटा मोटा कहें तो अभी तो 27-28 हजार है, बट 30-31 हजार के करीब नंबर जा सकता है। और ये सब लोग ज्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रहते हैं, जैसे गवर्नमेंट टीचर्स हो गए या अलग अलग महकमा के मुलाजिम रहते हैं। और मेरी ड्यूटी एज चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर यही रहती है कि जो प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स हैं, यानी कि जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनके थ्रू हम ये अपॉइंटमेंट्स करते हैं। चार्ज ऑफिसर अपने अपने एरिया के लगाते हैं और हमारी जो CMMS पोर्टल है उस पर उनके बाकायदा कोड मिलते हैं, नंबर मिलते हैं और एंट्री की जाती है। सांबा जिले के बॉर्डर रोड स्थित लालाचक ब्रिज पर आज एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में तड़पता हुआ स्थानीय लोगों को दिखाई दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस और DYSP सुमित शर्मा ने घायल व्यक्ति को तुरंत गढ़वाल के एक्सीडेंटल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 7 वर्षीय चंदर पुत्र पूर्ण चंदर निवासी राजपुरा सांबा के रूप में की गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अज्ञात हमलावरों ने उस पर तेजधार हथियार से हमला किया। घटना के बाद हमलावर फरार हो गए और मौके पर FSL टीम ने अहम सुराग जुटाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। ठीक है, हम दोनों मंडी जाते थे दयाले चक में, ठीक है ना। तो मैं दयाले चक से जल्दी वापस आ जाता था, वो आते थे लेट। तो वो आज गई 12 बजे 12:30 के करीब आ रहे थे वापस। और लाले चक का पुल है, उनके पास उन्होंने जो भी तेज हथियारों से जो भी थे उन्होंने किया। और उनके जहाँ तक हमें पता चला कि 3 लोग हैं, इनमें से एक तो पकड़ा गया, 2 अभी शायद पकड़े नहीं गए। तो आज सुबह ही हम साथ में बैठे हुए थे। इनकी मंडी में दयाला चक में आड़त है इनकी, तो संगम ये कॉन्ट्रैक्टर का काम भी करता है। ये मंडी का काम खत्म करके सुबह 8 बजे घर पे आ जाता था। अंकल बाद में आते थे कैश कुछ वगैरह पूरा हिसाब करके। आज भी कोई 11:30 के करीब मुझे फ़ोन आया कि इनके पापा की कोई लड़ाई हुई है। जब मैं मौके पे पहुंचा देखा तो वहाँ पे नहीं थे वो, संगम भी आ गया। फिर हम गए सांबा हॉस्पिटल में, उधर गोगवाल में, गोगवाल में डॉक्टर ने उनको डेड घोषित किया है। ये तो कुछ 3-4 लड़के थे जिन्होंने किया। आज शायद छुट्टी भी थी, कैश भी था इनके पास। कुछ हुआ हमला भी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अदर बोले बताएंगे पूरी रिपोर्ट। बाकी पोस्टमार्टम तो कल ही होगा, कोई बोर्ड बैठेगा कल पोस्टमार्टम होगा। जम्मू के SMGS अस्पताल से एक चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां कैंसर जैसे गंभीर और जानलेवा बीमारी से जूझ रहे बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पताल में अब तक करीब 400 बच्चों का पंजीकरण हो चुका है, जो इस बीमारी की भयावहता को दर्शाता है। इनमें से 8 बच्चों का फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है, जबकि बाकी मरीजों का उपचार विभिन्न चरणों में चल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर जांच और सही इलाज से इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है और सरकार और स्वास्थ्य विभाग इस दिशा में जरूरी कदम उठाने का दावा कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे का वेट लॉस हो रहा है या आपको लगता है बच्चे को बुखार ही ठीक नहीं हो रहे हैं, तो ये भी एक तरह का लक्षण हो सकता है। बट फिर मैंने यही कहा कि अगर किसी बच्चे को ये हो तो ये मत समझें कि उसको पक्का कैंसर है, पर हाँ उसकी जांच ज़रूर करा लें।
बाकी अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ जम्मू में कैंसर की, स्पेशली बच्चों में, तो हमारे पास यहाँ जो सुविधाएं हैं अपने डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स SMGS हॉस्पिटल में, यहाँ पे हमारे पास एक डेडिकेटेड वार्ड है बच्चों के लिए, जहाँ हम सिर्फ बच्चों में कैंसर का इलाज करते हैं। और इन बच्चों के लिए यहाँ मुफ्त इलाज है और बहुत अच्छा इलाज हम प्रोवाइड करते हैं, जो ऑल ओवर कंट्री जो बेस्ट सेंटर्स में जो ट्रीटमेंट होता है वही प्रोटोकॉल्स हम यहाँ इन बच्चों के लिए यूज़ करते हैं। और सब दवाइयाँ फ्री हैं, सब टेस्ट फ्री हैं, यहाँ तक कि इन बच्चों की न्यूट्रिशन और इन सब चीज़ों का भी यहाँ ध्यान रखा जाता है। और उसके लिए भी विभिन्न विजयपुर के रगबरोटिया में खाना बदोश बकरवाल परिवार के मोहम्मद इकबाल की 110 पेट बकरियां चोरी हो गई। परिवार का कहना है कि रात 11 बजे तक सभी बकरियां बाड़े में थी और लेकिन सुबह उठने पर ये गायब थी। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मामले में ITH दर्ज कर जांच शुरू कर दी। और चोरी के कारण पूरा परिवार बेहद आहत है, जिसने SSP सांबा से अपील की है कि चोरों को पकड़कर भेड़ बकरियों को वापस दिलाया जाए। और रात के कम से कम 11 बजे तक हम बैठे हुए थे और हमारी कम से कम 11 बजे तक बैठे हमारी जो बकरी है वो चोरी हो गई, रात के कम से कम 2 और 3 के बीच में। ठीक है, कौन ले गया? हम लग रहे ये बकरवाल ही होगा कोई, क्योंकि लोकल बंदा तो होगा नहीं, बकरवाल होगा जिसने चोरी की होगी। तोड़ दिया आज? हमने पुलिस में भी कंप्लेन की है, पुलिस वालों ने भी आए तहकीकात की है, मौका देखा है। पुलिस वाले बोलते हैं हमको कि आप खुद पहले इधर उधर छानबीन कर लो, खुद पहले छानबीन करो तो फिर हम देखेंगे। जब आपसे तो ये मांग है हमारी खासकर SHO विजयपुर से और SP सांबा वालों से। हम तो क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए और जल्द से जल्द चोर को पकड़ना चाहिए, हमारी जो बकरी है वो बरामद करनी चाहिए। और पुलिस से नाम वहीदा है, मेरे पापा का नाम मोहम्मद इकबाल। हम रखबरूटियों में यहाँ रहते, बीजेपुर में बहुत सारे साल हो गए, यहाँ पर 15 साल हो गए रहते। हमारी भेड़ बकरियाँ थी, छोटे बच्चे भी थे, 110 थे, समझो 110 थे और यहाँ खाड़े में थे। जब लास्ट बार हमने देखा था रात के 11 बजे के बाद सो गए थे, हवा तूफान चल रहा था, बारिश हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ तो खाड़ा तोड़ा है। जम्मू के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब अज्ञात व्यक्तियों ने एक वकील पर हमला कर दिया। घटना के बाद कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया और घायल वकील को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इस घटना के विरोध में वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई। वकीलों ने कहा कि कोर्ट परिसर जैसे संवेदनशील स्थान पर इस तरह की घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। उन्होंने प्रशासन से कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ाने, CCTV कैमरों की संख्या बढ़ाने और पुलिस की तैनाती मजबूत करने की मांग की है। यहाँ पर एक वकील साहब के ऊपर किसी अज्ञात व्यक्तियों ने जो 10 से 15 संख्या में थे उन्होंने पे हमला किया है और रिवॉल्वर निकाली है। उसके बाद अगर हमारे वकील साहब बीच में जो आगे पीछे फोटो में थे, अगर वो छोड़ना पड़ता उसको बचाते थे तो शायद उन वकील साहब के साथ कुछ ज्यादा बुरा भी हो सकता था। उसके बाद जब वो उन्होंने उसके बाद हाथापाई की है सारे वकीलों के साथ, जब सारे वकीलों से हाथापाई हुई है और उनमें से सब लगभग सारे भाग गए हैं और एक जो है बंदा है जो डिटेन पकड़ा गया है और उसको हमने पुलिस के हवाले किया है। इसी उपलक्ष्य में हमने जो है FIR रजिस्टर करवाई है थाने में और अपने प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब से भी अनुरोध किया है, जिन्होंने कहा है कि हम इसका कड़ा संज्ञान लेंगे। और उन्होंने ये हमें आश्वासन भी दिया है कि जो ये सिक्योरिटी लैप्स हो रहा है, पिछले तीसरी या चौथी वारदात होगी है पिछले 6 महीने के अंदर, जबकि ऐसा हुआ है कि जहां पर गैंग वार के चलते, जहां किसी अपने पर्सनल रंजिश के चलते उन्होंने वकील पे हमला किया है। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और इसके साथ साथ हम अपने प्रशासन से और अपने प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज से अनुरोध करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और हमने अपने बार प्रधान जी से भी अनुरोध किया है, जो अभी इस वक्त थे मौजूद नहीं है यहाँ पर, कहीं किसी काम से बाहर है, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि इस पर वो कड़ा संज्ञान लेंगे और सख्त से सख्त जो कार्रवाई की जाएगी। और हमने ये अनुरोध किया है। हारिसपुरा क्षेत्र के ममका गांव में प्रस्तावित शराब की दुकान खोलने के खिलाफ स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ महिलाओं ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व पंच सरदार दलजीत सिंह की देखरेख में किया गया।
प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना था कि गांव में शराब की दुकान खुलने से सामाजिक माहौल खराब होगा और युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। महिलाओं ने विशेष रूप से चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे घरेलू हिंसा और अन्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। उन्होंने प्रशासन से इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की और चेतावनी दी कि मांगे ना मानी गई तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। यहाँ गांव में वाइन शॉप खुल रही है एक, तो ये क्या है कि ये गांव का बिल्कुल सेंटर है। यहाँ पर दुकान है, इस दुकान में वाइन शॉप खुल रही है, इसके बिल्कुल सामने हमारा मोहल्ला है। लोगों को ऑब्जेक्शन है, तो यहाँ पर वाइन शॉप नहीं खुलने देंगे लोग, चाहे जो मर्जी हो जाए। हमें ना एक चीज की बहुत ज्यादा हमें डाउट है कि ये पुलिस ने एनओसी कैसे दे दी एक्साइज डिपार्टमेंट को, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर रेजिडेंशियल एरिया में कोई न्यू लोकेशन पे वाइन शॉप खुलती है तो वो 150 या 100 मीटर का डायमीटर आई थिंक है, ये सुप्रीम कोर्ट की जो मैंने गाइडलाइन पढ़ी है उसमें ये है कि 50-100 मीटर के एरिया में जितने भी रेजिडेंशियल घर हैं उनसे साइन लेने पड़ते हैं, क्या उनको ऑब्जेक्शन तो नहीं है। और जो एक्साइज पॉलिसी आई है इस बार 2026-27 की, उस पॉलिसी में क्लियर कट लिखा है कि अगर पब्लिक ऑब्जेक्शन है तो उस एरिया में वाइन शॉप नहीं खुलेगी। अगर पब्लिक ऑब्जेक्शन के बाद भी दुकान खुलती है तो हम कोर्ट ऑर्डर लेके आएंगे, कोर्ट ऑर्डर के थ्रू भी यहाँ पर दुकान बंद करवाएंगे। यह ममका चौक है, इस एरिया में ममका चौक से हम आधा किलोमीटर चारों साइड पे कहीं पर भी वाइन शॉप को शिफ्ट नहीं होने देंगे। इवन कि यहाँ पर पहले वाइन शॉप थी, वहां पर भी वाइन शॉप नहीं खुलेगी। अब यहाँ पर वाइन शॉप नहीं खुलेगी। लोग पूरे में मैं पंच हूँ, लोगों ने मुझे नुमाइंदा बनाया है अपना, मैं लोगों से बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है, पहले जो दुकान थी वो। सांबा के जिला अस्पताल में मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के सदस्यों ने 2.5 दिन का वेतन जारी करने की मांग को लेकर आज से 3 दिवसीय काम छोड़ो हड़ताल शुरू कर दी है, जो 3 अप्रैल तक जारी रहेगी। हड़ताल के चलते ओपीडी सेवाएं पूरी तरह बंद हैं, जबकि केवल इमरजेंसी सेवाएं ही उपलब्ध करवाई जा रही हैं। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए कहा कि जब तक उनका हक वापस नहीं मिलता उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। इस हड़ताल को एनएचएम कर्मचारियों का भी समर्थन मिला है। तो इनका 24 घंटे का धरना है, 2 दिन का, हमारा 3 दिन का। अगर गवर्नमेंट इन 3 दिनों के अंदर हमारे जो इश्यूज हैं जेन्युइन हैं वो नहीं सॉल्व करती, जैसे कि हमारी 2.5 दिन की सैलरी है, इनकी जो भी है इक्वल पे इक्वल वर्क है तो इक्वल पे होनी चाहिए, और जो भी इनके इशू हैं वो भी सॉल्व होने चाहिए, परमानेंट वाले भी सॉल्व होने चाहिए। नहीं तो जो गवर्नमेंट देख रहे हैं ना कि ये धरने पे बैठे हुए हैं 3 दिन के लिए, ये 3 दिन नहीं होगा, फिर रेगुलर बढ़ता जाएगा। और अभी तो हमने इमरजेंसी भी कर रहे हैं, बहाल है, हो सकता है नहीं मानेंगे तो वो भी हमको ठप करनी पड़ेगी। तो ये गरीब लोग हैं तो जो भी इनको प्रॉब्लम आएगी इसकी सारी जिम्मेवारी गवर्नमेंट की होगी। हो सकता है हमें रोड पे भी जाना पड़े इसके लिए। हम अब पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि पीछे तब हटेंगे हम भीख मांग रहे हों। हम काम करने के बाद मांगते हैं, क्यों ली इन्होंने वापस। केंद्र सरकार द्वारा श्रम न्यायालयों को समाप्त करने के प्रस्ताव के खिलाफ आज सीटू की जम्मू कश्मीर इकाई ने जम्मू में प्रदर्शन किया। इकाई के नेताओं ने कहा कि श्रमिकों के मौलिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और न्याय की रक्षा बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि श्रम अदालतें हटाने से कर्मचारियों को न्यायिक मंच से वंचित किया जाएगा और औद्योगिक विवादों का हल मुश्किल हो जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की कि श्रम अदालतों को हटाने का प्रस्ताव वापस लिया जाए तथा सभी श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए। 1 अप्रैल से हम 4 कोड लागू करेंगे। हमने ये ठान रखी थी, आप 1 अप्रैल से 4 कोड लागू करोगे तो हम इसका पूरे हिंदुस्तान में विरोध करेंगे। आज पूरे हिंदुस्तान में हम ब्लैक डे मना रहे हैं और जहां भी हर वर्क प्लेस पे हम ब्लैक डे मना रहे हैं। आप देखिए, आजादी के टाइम, आजादी के पहले लड़ाई लड़के, कुर्बानियां देके ये हमने लेबर लॉ बनवाए थे, मिनिमम वेज एक्ट बनवाया था, 8 घंटे का काम, यूनियन बनाने का अधिकार, पीएफ का अधिकार, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये सारी चीजें बनवाई थी। आज पूरा अधिकार मालिक को दे दिया, जब मर्जी रखे जब मर्जी निकाले। 8 घंटे के बजाय 12 घंटे का जिक्र है, यूनियन बनाने का अधिकार खत्म कर रहे हैं। तो लिहाजा इस तरीके से हम पूरे देश के पैमाने में और स्टेट के पैमाने में आज हम काला दिवस मना रहे हैं।
जिला पुलिस रामबन ने नागरिक केंद्रित पुलिसिंग का उदाहरण पेश करते हुए 40 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंप दिए। इन मोबाइलों की कुल कीमत लगभग 8.6 लाख रुपए बताई जा रही है और ये अभियान साइबर पुलिस स्टेशन रामबन की टीम ने इंस्पेक्टर आशिक हुसैन के नेतृत्व में चलाया। टीम ने पोर्टल और आधुनिक तकनीकी साधनों का उपयोग कर जम्मू कश्मीर सहित अन्य स्थानों से भी फोन ट्रेस किए। सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मोबाइल लौटाए गए और लाभार्थियों ने पुलिस का आभार जताया। उल्लेखनीय है कि 2024 से अब तक 240 मोबाइल जिनकी कीमत करीब 40 लाख है बरामद किए जा चुके हैं। ये एक कंटिन्यूअसली चलने वाला सिलसिला है। लोगों की जो अहम एक कम्युनिकेशन डिवाइस जो रहता है, मोबाइल फ़ोन रहता है, जिसको आजकल हर शख्स जो है अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, ऑनलाइन परचेजिंग है, तो उस हिसाब से जो है इसकी अहमियत भी बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को जानते हुए भारत सरकार के इनिशिएटिव जो एक पोर्टल के रूप में जो है दिया गया है, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल। इस पोर्टल पे रजिस्टर करके जो है ऐसे मोबाइल फ़ोन जो मिस हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं या कहीं कुछ केसों में जो है ये चोरी भी हो जाते हैं, तो इसको रिकवर करने के लिए जो है वो साइबर पुलिस स्टेशन की टीम जो है, जो डीएसपी हेडक्वार्टर रामबन जिसके एसएचओ भी हैं और उनकी टीम में जो हमारे साथ यहाँ ऑफिसर हैं, इंस्पेक्टर आशिक हैं, एएसआई अरुण है और बाकी के लोग हैं, ये लोग काम करते हैं और ट्रैकिंग करते हैं। सुरनकोट में मिशन युवा के तहत बेटियां अब आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं। सरकार की इस पहल से इलाके की कई लड़कियां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर तेजी से कदम आगे बढ़ा रही हैं और महिलाओं और युवाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए मिशन युवा के तहत प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट और स्वरोजगार से जुड़ी सुविधाएं बड़े स्तर पर दी जा रही हैं। खासकर लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से सिलाई, ब्यूटी, फूड प्रोसेसिंग और अन्य रोजगार परक प्रशिक्षण दिए गए। सुरनकोट के अलग अलग इलाकों की कई युवतियों ने इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का लाभ उठाकर छोटे छोटे कारोबार शुरू किए हैं। इससे न सिर्फ उनकी आमदनी बढ़ी है बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है। मिशन युवा अब इलाके की बेटियों के लिए सम्मानजनक रोजगार और बेहतर भविष्य की नई राह खोल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुबीना कौसर है। मैं ब्लॉक सुरनकोट और गांव लठूं में रहती हूँ और मेरे एसएचजी का नाम ज़ारा है। मेरे वीओ का नाम मैला वीओ लठूंगा और मेरे सीएलएफ का नाम बाबा गुलाम शाह बादशाह दुंदक है। और मैं 2018 से ये अमीर स्कीम ज्वाइन की हुई है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अमीर स्कीम जो है हमारे लिए एक बहुत अच्छी स्कीम है, जिसके आते ही मतलब हमें ये इतना समझ आ गया कि औरतों को अपने पैरों पे कैसे खड़ा होना है, अपने रोज़गार कैसे चलाना है। अब मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं है। वो ये अमीर स्कीम के साथ मिलकर जो भी काम करेगी तो उसमें वो खुद अपने आप को किसी पे डिपेंड नहीं करेगी, वो खुद इंडिपेंडेंट है। इसी के साथ साथ मैंने 2018 में ये अमीर स्कीम ज्वाइन की थी। उसके बाद आस्ता आस्ता मैं एज ए मेंबर की हैसियत से काम किया है मैंने। उसके बाद मैंने ये जो हमें सीएलएफ की तरफ से मतलब ग्रुप की तरफ से कुछ लोन्स मिले थे, जो हमने मतलब उस टाइम इतना डिटेल में पता नहीं था काम का ये कुछ, तो वो हमने ऐसे ही मतलब यूज़ कर लिया था। फिर उसके बाद हमने जब बैंक लीकेज करवाई तो तब वो लॉकडाउन चल रहा था, तब मैंने बैंक लीकेज करवाई। तो तब मुझे समझ नहीं आई कि मैं इसको क्या करूं क्या नहीं, क्योंकि सब बिजनेस जो है वो बंद थे, सब शॉप बंद थी, सब कुछ था। लेकिन उस टाइम मेरे दिमाग में ये क्या है कि हमें कोई ऐसा बिजनेस इससे करना चाहिए कि जिससे हमारा रोज़गार जो है वो चले। ये बैंक लीकेज की जो है हमें किस्त भी भरनी पड़ेगी, तो इससे लिए मैंने वो उस टाइम शीप यूनिट। आदाब, मेरा नाम नसरीन अख्तर है। मैं आरो कलर गटर से हूँ। मेरे ग्रुप का नाम फैज़ान तबस्सुम है। मेरे वीओ का नाम महिला विकास है। मेरे सीएलएफ का नाम शाह बीब है। मैं क्लस्टर कोऑर्डिनेटर हूँ। अभी ब्लॉक सुरनकोट के अंदर क्लस्टर डी है मेरा। मेरे क्लस्टर के अंदर 350 एसएचजी चल रहा है। इससे हमें लेडीज़ को बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि इसमें हमें जितना पैसा आता है इसमें हम अच्छे से।
आरएसपुरा में बुधवार को इंटर विलेज बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले सत्र का भव्य शुभारंभ हुआ और इस प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला आयुक्त जम्मू राकेश मनहास ने किया। टूर्नामेंट का आयोजन किंग्स लैंड टर्फ आरएसपुरा के सामने किया जा रहा है और ये प्रतियोगिता स्वर्गीय पूर्व एमएलसी लाल साईदास की स्मृति में उनके परिवार द्वारा लगातार दूसरे वर्ष आयोजित की जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उनके बेटे भूषण गुप्ता ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रखना और उन्हें खेलों के प्रति प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी हर साल इस टूर्नामेंट का आयोजन जारी रखा जाएगा ताकि युवा स्वस्थ और सकारात्मक गतिविधियों में भाग ले। लाला साईदास वो एमएलसी भी थे, पहले 1952 से चेयरमैन टूर्नामेंट कमेटी 64 तक रहे। तो ये उनकी याद में कराया जा रहा है और हमारी माता जी की याद में। इसका कराने का मकसद है कि जो आजकल के यूथ जो है ये नशे की तरफ जा रहे हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए इनको दूसरी तरफ खींचा जाए। कम से कम इनकी ध्यान जो है खेलों की तरफ हो, अपनी बॉडी बनाने की तरफ हो, ये इसी तरफ में लगेगा। ज़्यादा मोटिवेटिव यही है। सर कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं?